हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि आपको पता है कि जो लाइफ प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं और जो अब तक हमने किया है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स जो न्यूट्रिशन है वो दो तरीके की हो सकती है कि एक होती है हेट्रोट्रोफिक और दूसरी होती है ऑटोट्रोफिक। मीन्स हेट्रोट्रोफिक के बेसिस पे हमने जितने भी एमसीक्यूज थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज अबाउट द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है इट इज फाउंड इन द यू कैन से ग्रीन प्लांट्स। कहाँ होती है ये? ग्रीन प्लांट्स के अंदर। और ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है और जो हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस हैं दैट इज अबाउट और यू कैन से रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑन दिस अर्थ एंड बाय विच वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम द प्लांट्स। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कि हमें यहां देखना है कि जो हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं कि जिसकी हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फूड बनाते हैं, व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ, कि ये प्राइमरी सोर्स है कि इसी की वजह से फूड इस धरती पे हमें मिलता है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ द O2 इनटू द एटमॉस्फेयर। देखिए, पहला स्टेटमेंट भी एक्यूरेट है, दूसरा स्टेटमेंट भी एक्यूरेट है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स ही हैं और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस फूड बन सकता है, अदरवाइज और कोई प्रोसेस नहीं है जिसकी हेल्प से फूड बन सके। दूसरा, हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? O2 जो है ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के लिए एक बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, ये उसके लिए वेस्ट है इसलिए वो रिलीज करता है। लेकिन जो अदर ह्यूमन बींग्स है दोज हु आर हेट्रोट्रोफिक, और इनके लिए ये यूजफुल है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये दो ऑप्शन हमारे लगभग तय हैं, बिल्कुल निश्चित हैं। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ CO2 इनटू द यू कैन से एटमोस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। देखिए, ये थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। ये नहीं हो सकता कि जो प्लांट्स हैं वो CO2 भी रिलीज करते हैं। CO2 रिलीज करते हैं लेकिन वो कंज्यूम हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। रात को हम कहते हैं मोस्टली प्लांट्स से CO2 छोड़ते हैं, तो इस ऑप्शन को हम नहीं मान सकते कि ये ऑप्शन हमारा सही हो, तो इसलिए ये गलत है। फिर हम डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोथ A एंड B आर करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। अब जैसे मैंने बात की ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या हुआ कि दोज ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग। तो वो क्या हो गया हमारे पास? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो गया कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से दिए हुए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। देखिए, क्लोरोफिल वेरी मच यू कैन से असेंशियल, जो प्लांट्स के अंदर मिलता है सिर्फ, जिसकी वजह से वो आपको ग्रीन दिखाई देते हैं, इसकी भी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। दूसरा, हम बात करें सनलाइट की, जब हम वर्ड लिखते हैं फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो फूड बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसलिए सनलाइट की भी हमारी जरूरत बनती है। फिर हमारे पास आता है CO2 एंड वाटर। देखिए बच्चों कि जो वाटर है इट इज आल्सो वेरी एसेंशियल कंपोनेंट और यू कैन से रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, और CO2 इज आल्सो वेरी यू कैन से एसेंशियल कंपोनेंट। तो ये भी हमारा सही है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज आर द यू कैन से nutrition required for the you can say these are the all components which are required for the process of the photosynthesis. These are the inorganic component and very much essential component of the photosynthesis. चलिए थर्ड क्वेश्चन, photosynthetic pigments in
क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ, देखिए जो हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, पिगमेंट्स क्या होते हैं बच्चों कि ये ऐसे पिगमेंट हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं विच एब्जॉर्ब द सनलाइट, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास जो पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल ए होगा, ये पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी है, ये पिगमेंट है, सी है, डी है, ऐसे बहुत सारे क्लोरोफिल के टाइप्स हमारे पास होते हैं जो पिगमेंट होते हैं। फिर इस तरह हमारे पास जेंथोफिल है, जेंथोफिल इज द पिगमेंट, इस तरह कैरोटीन इज द पिगमेंट। तो ये सारे कैंडीजोल आर पिगमेंट। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ, कि ये जो पिगमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी है, सी है, या जो जेंथोफिल है, या हमारे पास जो कैरोटीन है, एक्चुअल में ये कहां प्रेजेंट होते हैं, किसके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनेली है बच्चों, ठीक है ना, जहां पर हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस विल अकर्स। तो यहां पर देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है थाइलाकोइड, दूसरा ऑप्शन है फोटोग्लोबिन, तीसरा मैट्रिक्स, और लास्ट है एनवलप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जरा आप डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम की हेल्प से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देख लीजिए जरा डायग्राम में कैसे इसको समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या है और ये अदर ऑर्गन क्या है। इसमें देखिए हमें पता है कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ओके। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि यहां पर इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं ग्रेना, ओके। अब ये जो ग्रेना है, इस ग्रेना के अंदर क्या होगा कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे, ये दिस वन, ये एक थाइलाकोइड है, क्या ये एक थाइलाकोइड है, विच आर एम्बेडेड मीन्स दे आर पाइल अप अपॉन ईच अदर, ये पाइल अप हो रखे हैं, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर यहां पर क्या होंगे, पिगमेंट सिस्टम हमारा लगा होता है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा थाइलाकोइड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाइलाकोइड्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ए सेलुलर ऑर्गेनेली इन विच दे अकर्स लाइट रिएक्शन, कि यहां पर ये जो लाइट रिएक्शन है कहां पर होगा, द ऑर्गेनेली इज। अब ऑर्गेनेली का नाम पूछ लिया, जैसे मैंने आपको ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया, मीन्स ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया बच्चों ये क्लोरोप्लास्ट का है, ओके। और क्लोरोप्लास्ट में जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से ऐसे जॉइंट होते हैं, तो यहां पर ये दूसरा हमारे पास ग्रेना होगा, एक दूसरे से बाइंड करते हैं, ये दूसरा ग्रेना हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब आपने अभी पढ़ा कि जो ग्रेना है वो किससे, थाइलाकोइड से बना हुआ है। तो थाइलाकोइड के अंदर हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, मीन जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होगा, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहां पर पूछा ये गया है कि थाइलाकोइड प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, सही बात है कि जो थाइलाकोइड है किसके अंदर प्रेजेंट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। आगे देखिए, कंटेन ए सेलुलर ऑर्गेनेली इन विच देयर अकर्स लाइट रिएक्शन, कि जहां पर लाइट रिएक्शन होता है वो हमें बताया। तो ऑर्गेनेली का नाम बताना है बच्चों, ग्रेना है या स्ट्रोमा है या लेमेली है या आउटर मेम्ब्रेन है। देखिए इसको मैं लेबल कर देता हूं, आपको आंसर खुद ही पता लग जाएगा। देखिए दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेली, ओके। और ये हो गया आपके पास ग्रेना, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ओके। और ये हो गया आपके पास है स्ट्रोमा। तो आप देख लीजिए, जब भी आपको बताया कि थाइलाकोइड इसको मिलके बनाते हैं ग्रेना को, इसका मतलब थाइलाकोइड के बारे में बताओ कि थाइलाकोइड प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रेना के अंदर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेना। स्ट्रोमा इसलिए नहीं हो सकता कि ये एक लिक्विड पार्ट है विच इज प्रेजेंट इन द कैसे, जिसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होती हैं। लेमेली जो दो ग्रेना को ज्वाइन करता है, आउटर जो मेम्ब्रेन्स होती है दो है, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, कि जो क्लोरोफिल है वो कहां प्रेजेंट होगा एक्चुअल में। ए आंसर दे रखा है यहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब सरफेस तो क्लोरोप्लास्ट का ये है, क्या यहां प्रेजेंट होगा। इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्या स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होगा। इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, डिस्पर्स थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट। देखिए बच्चों अभी आपको बताया गया जो क्लोरोफिल है ये कहां प्रेजेंट है, थाइलाकोइड में, और थाइलाकोइड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेना। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर, द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जहां पर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा।
ठीक है ना। और क्लोरोफिल क्या करता है, ये लाइट को ऑब्जर्व करता है। जितने भी पिगमेंट होंगे उनका एक ही काम होता है, टू ट्रैप द एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी इक्वेशन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको लगती है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। देखिए, जब भी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हमें चाहिए होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, वहां पर वाटर भी चाहिए, हमें 12 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं, और हमें लाइट भी चाहिए, सनलाइट हमें चाहिए, क्लोरोफिल अवेलेबल होना चाहिए, तो C6H12O6 प्लस वहां पर वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेशन में स्टोमेटा के थ्रू जाता है, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल वहां पर लिबरेट होते हैं। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। तो आप देख लीजिए, हमारे पास यहाँ 6CO2 लिखा हुआ है, 6H2O, ये नहीं हो सकता। ओके, दूसरा है B 6CO2 12H2O, लाइट एंड क्लोरोफिल C6H12O6 6H2O एंड O6। तो हमारे पास हमारा जो राइट आंसर है यहां पर बन जाता है B। तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमें लर्न रखना है। ओके, और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है यहां पे कि जो यहां पर ये कार्बन 6 हैं, ये कहां से आए हैं, फ्रॉम वेयर दिस 6 कार्बन कम्स। तो आपका आंसर क्या होगा, ये CO2 से आए हैं। कि अगर यहां पे पूछा जाए कि ये जो ऑक्सीजन आ रही है, फ्रॉम where this oxygen molecule will comes, तो it will comes from the you can say dissociation or the photolysis of the H2O की H2O molecule टूटता है, तब जाके ये molecule यहां से arise होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which pigment is present universally in all green plants, कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हम देखते हैं वहां पर एक प्राइमरी पिगमेंट होता है, ठीक है ना। वो कौन सा है, देखिए, क्या क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल B है, क्लोरोफिल C है, या क्लोरोफिल M है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा है जो यूनिवर्सली प्रेजेंट होगा। देखिए बच्चों, जो प्राइमरी पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल A, इट इज कॉल्ड प्राइमरी पिगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी पिगमेंट होगा वो एक रिएक्शन सेंटर बनाएगा। पिगमेंट तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि अदर पिगमेंट हमारे पास क्या है, जेंथोफिल भी है, ठीक है ना, कैरेटिनोइड भी है, और बहुत सारे क्लोरोफिल A, B, C, D बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो प्राइमरी है, जो रिएक्शन सेंटर बनता है कि लाइट को ये भी ऑब्जर्व करेंगे, लाइट को ये भी ऑब्जर्व करेंगे, बट ये ऑब्जर्व करने के बाद इस प्राइमरी पिगमेंट को हैंड ओवर कर देंगे एनर्जी को, ठीक है ना, और ये आगे उसको इस्तेमाल कराता है। तो इसलिए हमारे पास जो पिगमेंट है यूनिवर्सली प्रेजेंट होगा हर प्लांट के, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, वो होगा क्लोरोफिल A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। विच पिगमेंट इज एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट नहीं होता। जैसे हम जेंथोफिल प्रेजेंट होता भी मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है प्राइमरी, इसको हम पिगमेंट बोलते हैं, यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है। तीसरा है कैरोटीन। कैरोटीन के बारे में थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैरोटीन क्या है। देखिए बच्चों, कैरोटीनॉइड ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का। देखिए, जब भी कोई लीफ फॉल डाउन होता है, मीन्स लीफ टूट के नीचे गिरता है बच्चों, तो वो येलो कलर का हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अदर कलर्स हैं, क्योंकि पहले तो लीफ कैसा था, वो ग्रीन कलर का था। इसका मतलब कि जो पिगमेंट हम बात कर रहे हैं A की, क्लोरोफिल A की, वो कैसा है, वो डिग्रेड हो सकता है, वो स्टेबल पिगमेंट नहीं है। लेकिन जो येलो कलर आ रहा है, विच इज बिकॉज ऑफ द कैरोटीन, तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो है वो एक स्टेबल पिगमेंट है, ओके, जिसकी वजह से लीफ हमारा येलो हो जाता है। फिर एंथोसाइनिन, तो एंथोसाइनिन आपने कहीं नहीं पढ़ा कि वो एक पिगमेंट होता है। तो हमारा जो यही क्वेश्चन है कि कौन सा पिगमेंट नहीं है, तो हमारा डी पिगमेंट नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच पिगमेंट इज एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट, मींस हमारे पास ये जो एंथोसाइनिन है ये एब्सेंट होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये नहीं मिलेगा। चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। अब वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पहले इसकी हेल्प से बताया कि यहां पर ये जो ग्लूकोज की ऑक्सीजन है ये कहां से आती है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जब CO2 मॉलिक्यूल 6 इस्तेमाल हो रहे हैं तो 6 यहां पे कार्बन आ रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो 6 आ रहे हैं, ये भी किससे आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं। देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम,
ओके, वाटर से आती है? नहीं आती है। वाटर से तो कौन से आती है? जो बाहर लिबरेट होती है। यहां पूछा गया है ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहां से आई है, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि यहां पर जो CO2 है वो रिड्यूस होती है और उससे ग्लूकोज बनता है। तो यहां पर जो हमारे पास ऑक्सीजन होगी जो ग्लूकोज के अंदर मिलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट मोस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कि वो इनमें से कौन सी वेवलेंथ है जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होती है? 440 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। देखिए बच्चों, एक छोटा सा मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझा देता हूँ कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है ना। आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और आप यहाँ से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, हम एक प्रिज्म की हेल्प से आपको मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ से एक लाइट आई और ये कितने 7 कलर में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। ओके, और यहाँ पर ये 7 कलर क्या हो जाएंगे? VIBGR, दीज आर द 7 कलर। अब ये जो स्पेक्ट्रम बना, इस स्पेक्ट्रम को हम टोटल यहाँ से और यहाँ तक ये जो स्पेक्ट्रम बनता है इसको हम बोलते हैं PAR स्पेक्ट्रम, मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके, और इससे ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? IRR, और नीचे वाला क्या होता है इसे? मीन्स ये जो स्पेक्ट्रम है इट इज राउंड अबाउट 400 नैनोमीटर से लेके ये कितने 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। ओके, तो इसका मतलब कि 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच का उसको हम पार लाइट बोल सकते हैं या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हम बोल सकते हैं। इससे ऊपर होगा IR और नीचे होगा UVR, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये ज़्यादा खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, लेकिन ये लाइट हमारे लिए यूजफुल है जिसकी हेल्प से हमारा जो फूड है वो सिंथेसाइज हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे पास कौन सी जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखिए बच्चों, एक तो हम ब्लू कलर को याद रखेंगे और एक हम रेड रीजन को याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ इन 2 रीजन में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, लेकिन इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो बी में ज़्यादा होता है जो 440 नैनोमीटर के लगभग रहता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज द राइट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस दैट इट, कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है एक्चुअल में? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसके साथ जाया जा सकता है। ओके, फिर देख लेते हैं क्रिएट्स यूजफुल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी भी क्रिएट करती है क्योंकि हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। फिक्सेस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी होती है, ठीक है ना। रिवर्स द एक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अब हमें इनमें से बेस्ट देखना है कि जो हमारे फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करता है, विच इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो देखिए बच्चों, ए ऑप्शन को अगर देखा जाए उसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में सिंथेसाइज हो रही है। इसका मतलब जो फूड हम खाते हैं वो एक केमिकल एनर्जी है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस बच्चों यही होता है। चलिए 12th क्वेश्चन जल्दी से देख लें। फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन, कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है वो कहाँ होता है? मीन केल्विन साइकिल के अंदर है। केल्विन साइकिल तो बच्चे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मेल्विन केल्विन। क्या है उसका नाम? मेल्विन केल्विन। कि जो हम CO2 का रिडक्शन पढ़ते हैं ना कि CO2 कैसे फिक्स होती है और वह ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट हो रही है, उस साइकिल को, उस पाथवे को इस मेल्विन केल्विन ने सिंथेसाइज उसको ट्रेस आउट किया था। उसका जो पाथ है, उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं कि इन व्हाट वे जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज बनता है और जो पाथवे है जिसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं, फूड फॉर्मेशन का जो पाथवे उसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं, विच इज यू कैन से एस्टैब्लिश्ड बाय और यू कैन से डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनेली नहीं है। ओके, ये एक पाथवे है। लेकिन ये पूछ रहा है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पर होता है। फिर दूसरा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में। ओके, और तो ग्लूकोज टूट रहा है पायरुवेट, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं।
तो ये भी हमारा नहीं हो सकता आंसर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है, ये कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है। फिर एक आता है लाइट फेज और दूसरा है डार्क फेज। हाँ, इन दोनों में से एक हमारा आंसर हो सकता है। देखिए बच्चों, जब भी लाइट रिएक्शन होता है और लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उस दौरान क्या होगा, देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विल अकर्स, कि इन द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से लाइट, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाए किसमें, 4 प्रोटॉन में, 4 इलेक्ट्रॉन में और प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, तो ये हमारे पास है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और फोटो मींस, फोटो का मतलब लाइट होता है, कि लाइट की प्रेजेंस में जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, तो इसलिए यहां पर हम जो लाइट की बात करते हैं, लाइट फेज में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, कि जो क्लोरोफिल है, जो पिगमेंट है हमारे पास, उसका फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल। देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, क्या सिर्फ ये ऑब्जर्व करता है CO2 को। दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्या सिर्फ ये लाइट को ऑब्जर्व करता है। तीसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। ठीक है ना। डी ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो हो ही नहीं सकता, ओके, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसका फंक्शन है, वो रूट्स का फंक्शन है, एंड थ्रू जाइलम इट कंडक्ट टू द यू कैन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो जाता है। फिर हम अगर हम ए ऑप्शन के लिए जाए, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, देखिए CO2 को प्लांट में कभी ऑब्जर्व नहीं किया जाता, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर CO2 का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है इनसाइड द। तो ये भी ऑप्शन हमारा रोंग हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सी ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जो फोटोलिसिस की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, फोटोलिसिस की, मींस फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब फोटोलिसिस होता है, मींस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सी हमारा मोर एक्यूरेट आंसर यहाँ पर हो जाता है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे जब भी क्लोरोफिल का नाम सुनेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन लाइट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बच्चों याद रखना है कि पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर विल अकर्स। तो ये लाइट रिएक्शन है, तो हम हमेशा सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड सो बिकॉज, कि हम डार्क रिएक्शन को ऐसा क्यों कहते हैं। देखिए, हमने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें 2 फेजेज होते हैं, एक लाइट फेज होता है और दूसरा डार्क फेज होता है। लाइट फेज तो लाइट में हो गया, मीन्स लाइट के प्रेजेंस में हो जाता है, लेकिन जब डार्क फेज की बात करते हैं, हम कहते हैं डार्क फेज का मतलब वो सिंथेटिक फेज है जिसमें ऑर्गेनिक फूड विल सिंथेसाइज इन द स्ट्रोमा रीजन। इट कैन ऑल्सो अकर इन डार्क, ये डार्क में हो सकता है, इसलिए इसको डार्क कहते हैं। दूसरा, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे टाइम, इट अकर्स मोर रैपिडली इन द नाइट। ये तो बिल्कुल सोचना गलत होगी, रात को ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कैन नॉट अकर ड्यूरिंग द डे टाइम, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, दिन में भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। अब बात है इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसको क्या एनर्जी की जरूरत नहीं होती, मीन्स क्या इसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती। देखिए, एनर्जी चाहिए, लेकिन किस तरह की एनर्जी चाहिए, वो है डायरेक्ट एनर्जी। इसको सन की, मीन्स सन की लाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए, उसको इनडायरेक्टली चाहिए, मीन्स कि हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि यहां पर बच्चों क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस हमेशा किस चीज पे डिपेंड करती है, केमिकल एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर, केमिकल एनर्जी के ऊपर। मींस केमिकल एनर्जी क्या सिंथेसाइज होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में मींस एटीपी सिंथेसाइज होगी और NADPH सिंथेसाइज होंगे। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द यू कैन से डार्क रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, फूड बनता है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड रेड्यूस टू यू कैन से ग्लूकोज। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसको कोई एनर्जी की जरूरत है, लेकिन यहां पर जो केमिकल एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में यहां पर चाहिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, कि अब जो डार्क रिएक्शन है होता कहां पे है। जैसे मैंने आपको बोला कि लाइट रिएक्शन तो ग्रेना में होता है, ठीक है ना, लेकिन जब
ATP और जो NADH बन जाते हैं लाइट रिएक्शन में, ये हेल्प करते हैं टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू किस में करते हैं, ग्लूकोज में, एंड दैट रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द यू कैन से क्लोरोप्लास्ट. नाउ ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर स्प्लिट, क्या वाटर स्प्लिट होता है, CO2 रिड्यूस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या CO2 रिड्यूस होती है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्लोरोफिल एक्टिवेटेड हो जाता है, या 6 कार्बन ऑफ शुगर इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन ऑफ. देखिए बच्चों, पहली बात तो जब हम डार्क रिएक्शन की बात करें, हम करें सिंथेटिक फेज की बात कर रहे हैं, तो ब्रेकेज की तो बात होगी नहीं, ब्रेक डाउन की तो बात होगी नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन तो वैसे खत्म हो जाता है. फिर आते हैं क्लोरोफिल की बात, और क्लोरोफिल एक्टिवेटेड मीन्स लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है. फिर बचते हैं 2, वाटर स्प्लिटिंग की और CO2 इज रिड्यूस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड. फिर देखिए जब वाटर स्प्लिटिंग है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है. राइट आंसर इज बी, मीन्स कि जो डार्क रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा, CO2 इज रिड्यूस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड. चलिए 17th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से. द ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट इज ए, कि वो मोनोसेक्राइड होगा, वो डाइसेक्राइड होगा, वो पॉलीसेक्राइड होगा, या वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड होगा. देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है. इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि जो प्लांट है वो फूड को किस फॉर्म में सिंथेसाइज करते हैं. देखिए सारी जितने भी फॉर्म हैं, ये सारी कह दी जा फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. किसकी फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की है. देखिए जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो लीव्स के अंदर, लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर क्या होता है, फूड सिंथेसाइज होता है, फूड सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना. किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है. ओके, और ग्लूकोज क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, और उसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे, मोनोसेक्राइड कह देंगे. क्या कह देंगे, मोनोसेक्राइड. ओके, ये मोनोसेक्राइड हो गया हमारे पास. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लीव्स हैं उनके अंदर फूड सिंथेसाइज हुआ किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाता है. तो हमारा राइट आंसर तो यहां पर ए हो जाएगा. लेकिन इन टर्म्स को भी एक बार देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है. देखिए जब ये एक ग्लूकोज यूनिट है, यहां पर एक ग्लूकोज प्लस दूसरा ग्लूकोज, ये मिलके क्या बना देंगे अब, डाइसेक्राइड. क्या बना देंगे, डाइसेक्राइड. और डाइसेक्राइड का एक एग्जांपल होता है हमारे पास सुक्रोज. ओके, तो सुक्रोज प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मीन्स कि ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा, ठीक है ना, और प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज की फॉर्म में. ओके, फिर जब सुक्रोज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, मीन स्टोरेज टिश्यूज के पास जाएगा, वहां पे जब ये स्टोर होता है तो ये जो सुक्रोज है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में. किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में. और स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेक्राइड होता है. ओके, फिर बात आते हैं पॉलीसेक्राइड. एक स्टार्च क्या है, एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट, इसको हम पॉलीसेक्राइड कह देते हैं. और जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है, इसमें क्या होता है बच्चों कि जो मोनोमरिक यूनिट है, जो मोनोसेक्राइड है, एक तो हमारे पास ग्लूकोज है, एक होता है हमारे पास फ्रक्टोज, ठीक है ना. तो उसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो 2 तरह की हो जाएगी, वो ग्लूकोज हो जाएगी या फ्रक्टोज, उसको हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड यहां पर कह सकते हैं. तो बच्चों इस तरह से हम इसको भी याद रखना है. और हमारा जो राइट आंसर होगा 17th का, दैट इज मोनोसेक्राइड. इसका मतलब क्या, जो ग्लूकोज है वो सिंथेसाइज होता है, वो मोनोमरिक यूनिट होता है, और उससे ही मिलके अदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, हायर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उनका फॉर्मेशन होता है. नाउ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कि जो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं उसका जो रेट है वो कौन जज करता है और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना. इंडिपेंडेंट नहीं है, कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. एक ऑप्शन आपको देखा, क्वालिटी ऑफ लाइट, कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी लाइट की तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, वेवलेंथ की बात करते हैं, तो ये तो मैटर करेगा, ये तो हमारा चाहिए हमें. फिर इंटेंसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस हो सकती है. ओके, लेकिन अगर हम ड्यूरेशन ऑफ की बात करें, इसके इंडिपेंडेंट होता है. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि ड्यूरेशन मैटर नहीं करती फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना. तो रेट जो है उसके लिए ड्यूरेशन मैटर नहीं करती है, टेम्परेचर मैटर करता है. क्यों मैटर करता है, क्योंकि टेम्परेचर
जो होता है उसके जो एंजाइम्स अवेलेबल है जो सिंथेसिस करते हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होगी, या ज़्यादा हो गया तो वो डिग्रेड होगी। तो इसलिए ये तो इसके ऊपर तो डिपेंड करता है। चलिए 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस जाके लिमिटिंग नहीं हो सकती, भी जिसके कारण फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। हम ऐसा सोच सकते हैं। क्वेश्चन को हम रिवाइव कर देता। दूसरा, लिमिटिंग का मतलब जिसके कारण फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, ठीक है ना। क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो CO2 है, क्या वो क्लोरोफिल है, क्या वो लाइट है। देखिए बच्चों, आपके पास इससे रिलेटेड एक्टिविटीज दी गई हैं कि हाउ कैन यू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, how can you prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis, how can you prove that लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उन एक्टिविटीज को बच्चों आप लोगों ने दूर रिवाइज करना है। आपने किया भी होगा। अगर मैं आपको रिवाइज करूं, अगर हम CO2 की बात करते हैं हम तो CO2 की सप्लाई रोक देंगे, ठीक है ना, तो हमें पता लग जाएगा फूड सिंथेसाइज हुआ नहीं। जैसे हम वहां पर क्या करते हैं, हम सेटअप को एक जार में बंद कर लेते हैं और वहां पर KOH डाल देते हैं। KOH क्या करेगा, CO2 को ऑब्जर्व कर लेगा और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फूड सिंथेसाइज नहीं होता। तो वो आप वहां से देख सकते हैं। हम क्लोरोफिल वेरीगेटेड लीव्स लेते हैं कि जो एरियाज ग्रीन होते हैं उन्हीं में फूड सिंथेसाइज होता है, तो वहां से हमें पता लग जाए क्लोरोफिल इज नेसेसरी। फिर हम लाइट की करते हैं। हम लाइट पे क्या करते हैं, ब्लैक पेपर बांध देते हैं एक लीफ के ऊपर और उसको फिर धूप में रखते हैं और फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं स्टार्च के लिए। तो जिस एरिया को हमने कवर किया है, लाइट नहीं पड़ने दिया, उस एरिया में फूड सिंथेसाइज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या, लाइट भी एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये जो फैक्टर ऑक्सीजन, ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन फोटोसिंथेसिस, कि जो वाटर है उसका फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या करता है। देखिए, इट डायरेक्टली अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, क्या ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। दूसरा, इट इज मोर अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, ये ज्यादा अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। तीसरा, इट लेस अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, क्या ये सबसे कम अफेक्ट करता है। लास्ट है ऑल ऑफ दीज। देखिए बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। सीधी सी बात है कि जो वाटर होता है, वाटर डज नॉट हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द फोटोसिंथेसिस, इट हैव यू कैन से इनडायरेक्ट इंपैक्ट। कैसे, कि जब भी प्लांट के अंदर वाटर की कमी होती है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर विल अकर फॉर द यू कैन से प्लांट, तो प्लांट सबसे पहले क्या काम करता है, इट क्लोजेज इट्स स्टोमेटा, वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे बच्चों, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा वहां पे, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा यहां राइट आंसर क्या होगा, इट लेस अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो होगी, ओके, क्योंकि प्लांट रेस्पायर करता रहेगा, उसके अंदर जो CO2 है उसके कारण वहां पर फोटोसिंथेसिस होती रहेगी। तो हमारा राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था, दैट इज रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। एग्जाम बच्चों बहुत ही नजदीक है और हमारे पास अब 3 टॉपिक बचे हैं जो हमने टॉप 20 क्वेश्चन उनके करने हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द रेस्पिरेशन, और उसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में हम करेंगे एक्सक्रीशन। तो हमारे ये 3 लेक्चर हैं बच्चों, इन 3 लेक्चर को आप जरूर देखना। जब भी आप एग्जाम में जाएं उससे पहले मेरे इन लेक्चर्स को देखें और ये टॉप 20 क्वेश्चंस जरूर देखें बच्चों। इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में इस बार मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में रेस्पिरेशन में फिर मेरे साथ जुड़ना, और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल एग्जैक्ट नज़दीक आ चुके हैं। तो इस लेक्चर्स का और भी बच्चे फायदा उठाएं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।